हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव शो में एक बार फिर से। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी कुछ नई सवारियों की जानकारी जो हाल ही में लॉन्च हुई हैं उनको लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। तो क्या खास है आज के इस टाइम ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम ड्राइव शो में सबसे पहले रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर BR 650 का राइड रिव्यू, और उसके बाद मिलवाएंगे आपको एक बेहद ही खास विंटेज सवारी ब्यूइक इलेक्ट्रा से, और अंत में TVS के नए जुपिटर 110 का राइड रिव्यू और उसकी लॉन्ग टर्म रिपोर्ट। अगर रॉयल एनफील्ड के 650 सीसी पोर्टफोलियो की बात करें तो ये मोटरसाइकिल जो है 5वीं, और अगर क्लासिक 650 को जोड़ दें तो ये 6ठी 650 सीसी बाइक रॉयल एनफील्ड के पोर्टफोलियो में देखने को मिलती है। दिस इज द रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर BR 650 जो रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में लॉन्च करी थी। तो आज इस वीडियो में जानेंगे क्या रॉयल एनफील्ड अपनी इस इंटरसेप्टर BR 650 में ऑफर कर रहा है, किस तरह का डिजाइन है, क्या फीचर्स हैं और किस तरह की राइड, हैंडलिंग और क्या कीमत इस बाइक की देखने को मिलती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर BR 650 के रिव्यू की। तो पहले बात डिजाइन कर लेते हैं, वहां पर क्या ऑफर करा गया है। तो फ्रंट में आपको यहाँ पे सर्कुलर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि कंप्लीट LED सेटअप के साथ आते हैं। सेंटर में RE की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर जो है प्लास्टिक का मड गार्ड फ्रंट में दिया गया है, बट ड्यूअल कॉम्बिनेशन है, ब्लैक और बॉडी कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो फ्रंट में आपको गोल्डन यहाँ पे शावा के अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं। एंड फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक भी ऑफर करी जा रही है, एंड डिस्क ब्रेक आपको पीछे भी इसमें दी गई है। टायर साइज की बात करूँ, फ्रंट में जो टायर का साइज है वो है 19 इंच 100 सेक्शन का, एंड रियर में जो टायर का साइज है वो है 17 इंच 140 सेक्शन का। नॉबी टायर्स दिए गए हैं। सो बेसिकली वो स्क्रैम्बलर वाला फील इस कैटेगरी में रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक में देने की कोशिश करी है। एंड ये आप थोड़ा बहुत सॉफ्ट ऑफ रोडिंग के लिए या फिर सिटी पर्पस के हिसाब से, आप हाईवे के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। तो वो ओवरऑल प्रोफाइल या वो ओवरऑल सेगमेंट को रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक में कैप्चर करने की कोशिश करी है। बट यहाँ पर आप टैंक पर देखेंगे, यहाँ पर बड़ी सी बैजिंग मिल जाती है रॉयल एनफील्ड की। नीचे की तरफ थोड़ा सा ये स्क्रैम वाला फील देगा आपको, जो ऑलरेडी स्क्रैम बाइक आती है रॉयल एनफील्ड की। तो इंटरसेप्टर BR 650 बैजिंग यहाँ मिल जाती है। एंड रियर में आपको ये ट्विन स्प्रिंग शॉक्स मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट टेल की बात करें तो सिंगल एग्जॉस्ट टेल यहाँ पे दिया गया है, बड़ा सा थोड़ा चंकी सा फील दिया गया है। इंटरसेप्टर में हालांकि या फिर कॉन्टी GT में जो है ड्यूअल आपको एग्जॉस्ट वाला ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल एग्जॉस्ट में रखा गया है। लेकिन ओवरऑल जो है बाइक की प्रोफाइल से ये मिलता हुआ या उसमें घुलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। रियर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको इंटेल लाइट्स हैं वो आपको इसी में इंटीग्रेटेड मिलती है। क्रोम का फील थोड़ा इसके सराउंडिंग्स में भी देखने को मिल जाता है। एंड द सेम वाज विद द हेडलैम्प्स, सर्कुलर हेडलैम्प्स के आसपास आपको क्रोम का फिनिश वहां पर भी दिया गया है। सीट की बात करें तो सिंगल सीट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाता है। इसके अलावा जो है टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिपल टोन कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ब्लैक है, लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे कॉम्बिनेशन यहाँ पर इसके टैंक में दिया गया है। हैंडल बार की बात करूँ तो यहाँ पर भी थोड़े प्रीमियम टचेस मिल जाएंगे आपको। क्रोम की फिनिश थोड़ी बहुत मैंने आपको बताई जहाँ जहाँ दी गई है। यहाँ पर भी थोड़ा पियानो ब्लैक फील का इस्तेमाल करा गया है। इसके हैंडल बार में जहाँ स्विच गियर्स हैं वहाँ पे राइट साइड में आपको इग्निशन स्विच मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको हैजार्ड स्विच मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आए तो यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, पास स्विच एंड इंडिकेटर, और नीचे एक टॉगल स्विच दिया गया है जिससे आप इसकी स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन के लेआउट वैसा ही कुछ देखने को मिलता है। और यहाँ पर इन्फो की बात करें तो इसमें आपको गियर इंडिकेटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है। अलग अलग ऑप्शन है, आपको डिजिटल एनालॉग सेटअप चाहिए वैसा आपको यहाँ पर फील मिल जाएगा, वो आप चेंज कर सकते हैं टॉगल स्विच के जरिए। एंड यहाँ पर आपको टैकोमीटर वगैरह मिल जाता है, फ्यूल गेज है। एंड यहाँ पर टॉगल स्विच के थ्रू आप इसके जो ऑप्शंस हैं, ट्रिप प्रेफरेंस, अपीयरेंस एंड ऑल्सो नीचे जाएंगे तो माई व्हीकल सिस्टम, ये सब इन्फो आप यहाँ पे इसकी एक्सेस कर सकते हैं। एंड जो ओवरऑल क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश, वो भी काफ़ी अच्छी इस रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर BR 650 में देखने को मिल रही है। अब सीट हाइट की बात करें तो मैं बैठ के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 5'9" मेरी हाइट है, तो मैं बेसिकली यहाँ पर टिपटो ही कर रहा हूँ। सो मेरे हिसाब से जिस तरह की सीट हाइट इसमें दी गई है, तो यहाँ पर जो 5, 6, 7 या उससे कम हाइट के लोग हैं उनके लिए मुझे लगता है ये सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा पड़ने वाली है। बट यहाँ पर 5'9" या उससे ऊपर के जो लोग हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है
बाइक मैनेजेबल वहाँ पे लगती है। बाइक का जो वेट है तकरीबन 216 किलो के आसपास है। सो कम हाइट वाले जो लोग हैं उनके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा मशक्क़त वाला मामला हो सकता है अगर आप इस बाइक के साथ जा रहे हैं। अब इस बाइक का जो दिल है, हार्ट है इसका, ये 650 सीसी इंजन इंटरसेप्टर वाला ही है, बट इसकी ट्यूनिंग जो है थोड़ी बहुत अलग करी गई है। थोड़ा बहुत पावर फिगर्स में डिफरेंस है, बट ओवरऑल किस तरह का परफॉर्मेंस है, किस तरह की राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, कंफर्ट इस रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर BS650 में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं उसकी। बात अब करते हैं रॉयल एनफील्ड की BS650 के राइड, परफॉर्मेंस और हैंडलिंग को लेकर। लेकिन वहां पर जाने से पहले कुछ इसके नंबर्स पर, स्पेसिफिकेशंस पर एक नजर डालते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात पहले करें तो वहां पर जो इनिशियली परफॉर्मेंस है, गाड़ी का जो पावर डिलीवरी है, जो टॉर्क है, वो शुरुआत से ही काफी इंप्रेसिव है। पावर को लेकर कोई इशू या कोई कमी आपको रॉयल एनफील्ड की इस BS650 में देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ये एरिया काफी सॉलिड है। टॉर्क डिलीवरी भी शुरुआत से ही काफी क्विक है। एक्सीलरेशन देते ही वो तेज तर्रार सवारी वाली फीलिंग आपको इसमें आने वाली है। अब बाइक पर बैठने या सवार होने के बाद एक चीज आपको शुरुआत में ही महसूस हो जाएगी, जो कि है इसका वेट। तकरीबन 216 किलो के आसपास इसका वेट है। वेट जो आपको शुरुआत से ही फील होगा। हालांकि जब तेज रफ्तार में आप जा रहे हैं वहां पर बाइक का वेट ज्यादा फील नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको आगे पीछे थोड़ा बहुत मूव कर रहे हैं तो वहां पर आपको बाइक का वेट महसूस होने वाला है। एंड ऑल्सो फॉर शॉर्टर राइडर्स, तकरीबन 5-6 या 5-7 से नीचे के जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा टिप टो वाली सिचुएशन होने वाली है। हालांकि मेरी हाइट जो है 5'9" के आसपास है, तो मेरा भी इस बाइक को कंट्रोल करते वक्त या इस बाइक को पार्किंग से निकालने या पार्किंग में लगाते वक्त थोड़ा वो टिप टो वाला सिचुएशन जरूर हो रहा था। अब बाइक की जो राइडिंग पोजीशन है, हालांकि बाइक जो है थोड़ा स्क्रैम्बलर फील के साथ डिजाइन करी गई है, वैसा ही कुछ पोजीशनिंग इसमें देने की कोशिश करी है। लेकिन बाइक पर बैठने के बाद पोजीशनिंग जो है स्क्रैम्बलर के साथ साथ थोड़ा सा आपको आगे की तरफ बेंड होकर बैठना पड़ता है, तो वहां पर थोड़ा वो स्पोर्टी स्टांस भी, अगर एंगल की बात करें, यहां पर आपको इस BS650 में देखने को मिलने वाला है। तो वो मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग राइड्स पर जा रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा स्ट्रेन आपके रिस्ट या आपके शोल्डर्स पर पड़ेगा अगर आप लंबे समय तक बाइक चला रहे हैं। बट हाईवेज पर जो एक चीज मुझे इंप्रेसिंग लगी वो है इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी, इसकी ओवरऑल जो पकड़ है, टायर्स की जो ग्रिप है वो भी अच्छी खासी है। हालांकि आप इसके साथ वो पूरा ऑफ रोड वाला फन नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप हल्का फुल्का ऑफ रोड करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है इस रॉयल एनफील्ड की BS650 के साथ। तो वो भी एस्पेक्ट मुझे इसमें अच्छा मिला है, जो हाईवे की राइड के दौरान इसमें एक अच्छा बैलेंस देखने को मुझे मिला है। अब ब्रेकिंग की बात करें और सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो वहां पर ब्रेकिंग जो है बाइक में प्रिसाइज है, कोई दिक्कत नहीं है, सटीक है, बाइट अच्छी खासी है। आप धीमी रफ्तार में हैं, तेज रफ्तार में हैं, तो वहां पर ब्रेकिंग में कोई दिक्कत मुझे इस बाइक में देखने को नहीं मिली है। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा स्टिफनेस आपको महसूस होगा, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल। अगर सीट कंफर्ट की बात करें इसके साथ साथ, तो वहां पर सीट मुझे लगता है थोड़ी सी और बेटर कुशन के साथ हो सकती थी, तो वो भी एक एस्पेक्ट मुझे लगता है इसमें कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज करता है। तो ये सस्पेंशन सेटअप की स्टिफनेस और सीट का थोड़ा बेटर कुशनिंग, मुझे लगता है यहाँ पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश इस बाइक में जरूर है। अब ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें इस रॉयल एनफील्ड की BS650 को लेकर, तो जो एलिमेंट्स मुझे इसके अच्छे नहीं लगे जिसकी मैंने बात करी, थोड़ा बहुत स्पोर्टी स्टांस, लॉन्ग राइड में थोड़ा बहुत इशू दे सकता है, हाइट वाला इशू बहुत से लोगों को हो सकता है, तो मुझे लगता है 5, 6 या 7 से ऊपर के लोग लेंगे उनके लिए थोड़ा बेटर ये सूटेबल रहेगी। उसके अलावा थोड़ा स्टिफनेस सस्पेंशन में फील होता है मुझे इसके। बट उसके अलावा जो पॉइंट्स मुझे इसके अच्छे लगे हैं, जहाँ पर इस बाइक ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है, सबसे पहला उनमें से है फिट एंड फिनिश, अगला है पावर और टॉर्क ओवरऑल जो बाइक में देखने को मिलता है। एंड हाईवेज पर ये बाइक एकदम फर्राटा भर के चलती है, तो वो दिक्कत मुझे इस बाइक में देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा जो है फीचर्स भी आपको बाइक में अच्छे खासे मिलते हैं, और जिस प्राइस पॉइंट पर रॉयल एनफील्ड इस बाइक को लेकर आया, तो मुझे लगता है इन पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप कोई इस सेगमेंट में, इस कैटेगरी में कोई बाइक तलाश रहे हैं, तो मुझे लगता है ये रॉयल एनफील्ड की BS650 एक अच्छा पैकेज आपके लिए बन सकती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। एक बार फिर से मैं हूं अंकुर तनेजा और मौजूद हैं हम जनरेशन स्पीड फेस्टिवल जो कि पुणे एम्बी वैली में हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासिक कार खड़ी है, इसका नाम है
ब्यूइक इलेक्ट्रा 225। अब इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन नाम इलेक्ट्रा क्यों है वो कुछ एलिमेंट्स की वजह से है। तो कौन से इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स इस गाड़ी में दिए गए हैं जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रा बोला जा रहा है, एंड क्या इन टर्म्स ऑफ डिजाइन और कैबिन फील में इस ब्यूइक इलेक्ट्रा 225 में देखने को मिलता है, बात करते हैं उन सभी की इस वीडियो में। तो फ्रंट से आप देखेंगे गाड़ी की जो विड्थ है वो भी एक अलग लेवल की है जो यूजुअल कार्स आज के टाइम में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही चौड़ी यहाँ पे आपको सामने से देख लगेगी। ब्यूइक का लोगो वगैरह, ब्यूइक की ब्रांडिंग वगैरह दी गई है, क्रोम फिनिश यहाँ पर इसके बम्पर में दिया गया है, इसकी ग्रिल वगैरह में हेडलैम्प्स, ड्यूअल हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। एंड साइड में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रा 225 की बैजिंग देखने को मिलेगी। व्हील्स देखेंगे जो क्लासिक कार्स या पुरानी गाड़ियों में होते थे, कलर थोड़ा पैटर्न दिया जाता था, तो वैसा ही कुछ डिज़ाइन एंड अलॉय व्हील्स भी आपको एकदम डिफरेंट लेवल के देखने को मिलेंगे यहाँ पे जो इसमें दिए गए हैं। साइड में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं इसके साइड में, एंड जो डिज़ाइन है आप देखेंगे फ्रंट से जो लाइन जा रही है पीछे तक यहाँ पर देखने को मिलेगी, एंड लंबाई भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इससे देखने को मिल रही है। एग्जैक्ट नंबर नहीं है बट एक कुछ लंबाई यहाँ पर देखने को मिलती है। नीचे भी यहाँ पे कुछ क्रोम के एलिमेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर जो हैंडल बार है वो भी यहाँ पे क्रोम फिनिश में दिया गया है। विंडोज़ के आसपास यहाँ पे भी क्रोम देखने को मिल जाएगा, एंड इसकी जो रूफ है वो पीछे चली जाती है, तो ये भी एलिमेंट्स हैं। इसका जो इलेक्ट्रा वाला नाम इसको दिया गया है कुछ एलिमेंट्स की वजह से, जिसमें से एक है कि इसकी जो रूफ है इलेक्ट्रिकली वो पीछे चली जाती थी, तो ये इलेक्ट्रा होने की वजह है। इस गाड़ी की कुछ और भी एलिमेंट्स है उसकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर पीछे आते हैं तो पीछे की तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप टेल लैम्प का जो डिज़ाइन है वो भी एकदम यूनिक सा है। इलेक्ट्रा 225 की बैजिंग यहाँ देखने को मिलेगी, एंड जो बूट का साइज़ है या ओवरऑल पीछे की गाड़ी का जो साइज़ है वो भी एकदम अलग लेवल इम्प्रेसिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो स्पेस की जो कमियाँ बहुत सी आज गाड़ियों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर वो स्पेस वाली कमी या जो ग्रैंडे और फील बात करते हैं तो यहाँ पर इस गाड़ी में निकल के आ रही है। अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं, उनको मैं दिखाता हूँ आपको। अब गाड़ी में फिलहाल अभी हम बैठ नहीं सकते क्योंकि जिस ओनर की है वो भी कह रहे हैं थोड़ा मामला सोफिस्टिकेटेड है, तो आप बाहर से शूट कर लीजिए। तो फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे सीट्स वगैरह जो हैं, ये जो ग्रीन पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, ग्रीन और वाइट कॉम्बिनेशन है। स्टीयरिंग व्हील आप देखेंगे काफ़ी स्लिम सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड सेंटर में ब्यूइक की बैजिंग वगैरह है। इसमें जो है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता था, तो ये भी एक इलेक्ट्रा होने का वर्जन है। एंड इसमें जो है यहाँ पे आप देखेंगे बटन देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, तो ये पावर विंडोज़ के बटन है, तो यहाँ पर इसको पावर विंडोज़ का जो है पावर्ड का ऑप्शन मिलता है, तो ये भी इलेक्ट्रा होने का इसका वो ऑप्शन है। यहाँ पे लाइट्स वगैरह स्विचेस दिए गए हैं, वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह, वहाँ पे साउंड सिस्टम वगैरह, सिगरेट लाइटर, एंड यहाँ पर कुछ डैशबोर्ड का जो फील है ये भी डार्क ग्रीन, दो ग्रीन कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है। तो एलिमेंट्स कुछ ये दी गए हैं। सीट्स जो हैं वो भी एक सोफा टाइप फील के हिसाब से आपको यहाँ पे दी गई हैं। कुशनी है, बहुत ज़्यादा कुशनी है, तो सोफा वाली फील बिल्कुल यहाँ पे आपको मिल रही है। तो ये कुछ मामला यहाँ पे है। एंड यहाँ पे भी आपको फ्रंट में आप देखेंगे उस साइड भी पावर विंडो का एक स्विच दिया गया है, तो फ्रंट में राइट साइड के पैसेंजर के लिए भी पावर विंडो का स्विच दिया गया है। चारों आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं ड्राइवर साइड से, लेकिन वहाँ पे साइड में भी फ्रंट में दिया गया है। फ्रंट में वहाँ पे देखेंगे उसमें भी इलेक्ट्रा 225 की बैजिंग आगे की तरफ इसमें दी गई है। यहाँ पर बड़ा सा एक स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर इस ब्यूइक की इलेक्ट्रा 225 के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि जनरेशन स्पीड फेस्टिवल में यहाँ पर खड़ी है। और ये जो है इस फेस्टिवल का पहला एडिशन है। इंडिया बाइक वीक के बारे में आपने सुना होगा, जो कि बाइकिंग फेस्टिवल है, तो वही टीम अब एक नया फेस्टिवल लेके आई है जो कि जनरेशन स्पीड, जो कि कार स्पेसिफिक होने वाला है। एंड ये उसका पहला एडिशन है। एंड यहाँ पर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं, विंटेज कार से लेकर स्पोर्ट्स कार से लेकर ड्रिफ्ट कार से लेकर बहुत से इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। बट ये एक गाड़ी जो यहाँ पर खड़ी थी ब्यूइक की इलेक्ट्रा 225, जो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी और हम आप तक इसीलिए इसका वीडियो लेकर आए हैं। This is the second top selling scooter in India. This is the TVS Jupiter 110. अब ये बात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आप क्या नहीं जानते हैं, वो ये इसका थर्ड जनरेशन वेरिएंट है। मैं ऑलरेडी एक सेकंड जनरेशन को ऑन करता हूं और मैं ये कह सकता हूं कि सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। नॉट मच इन टर्म्स ऑफ द इंजन, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द अर्गोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स एंड इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल लुक्स। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे वो फीचर्स फील होते हैं, चलने में स्कूटर कैसा है, सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी तक मैं स्कूटर को अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका टाइम्स ड्राइव की एक और वीडियो में। मैं हूं आयुष और आज बात करने वाले हैं टीवीएस जुपिटर 110 के बारे में।
अब हम इस वीडियो में इसके प्रोस कॉन्स और साथ साथ इसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि कितना प्रैक्टिकल ये स्कूटर पहले से जो है हो गया है। सबसे पहले इसके लुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रंट से इसका लुक देखते हैं तो मुझे तो 10 on 10 लगता है। मुझे कहीं भी इसके लुक्स को देखकर किसी भी तरह की कमी नहीं फील होती है। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक, काफ़ी ज़्यादा न्यू ये डिज़ाइन देखने को मिलता है। यहाँ पर DRL मिल जाती है जिसके अंदर ही आपको टर्न इंडिकेटर भी मिलने वाले हैं। अब मैं ज़्यादा डीपली इसके लुक्स वगैरह में नहीं जाऊँगा, इसके फीचर्स में नहीं जाऊँगा। जो अपग्रेड्स हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो वो है इसकी स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पर अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसके अंदर काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें ही मिल जाती हैं। जैसे कि आपको क्लॉक इसके अंदर मिल जाता है। जब भी आप ऑफिस जाते हैं तो वो क्लॉक एक मस्ट नीडेड थिंग आपके लिए बन जाता है जो इसके अंदर दे रखा है। इसके अंदर फ्यूल गेज तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ उतने फ्यूल में कितनी रेंज स्कूटर की बची है, कितना ये स्कूटर चलने वाला है, वो भी आपको इसके अंदर शो करने वाला है। साथ साथ इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है कि किस स्पीड पे चला रहे हैं और आपको उस टाइम पे कितनी माइलेज इसमें जो है मिल रही है। तो ये चीज़ें मुझे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी कमी यहाँ पर जो मुझे लगी कि इसका जो पैनल है वो इतना बड़ा दे रखा है, लेकिन इसके अंदर जो स्क्रीन है वो सिर्फ इतनी ही दे रखी है। यहाँ पर पूरी जगह जो छोड़ रखी है इन्होंने पूरी की पूरी वार्निंग लाइट्स के लिए छोड़ रखी है। तो कभी कभी अगर आप इसे ज़्यादा ध्यान से देखते हैं तो थोड़ी सी ऑड ये जो है देखने में लगती है। एंड उसके साथ ही फिर अगर और प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसमें जो सीट दे रखी है, इसके जो अर्गोनॉमिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है पहले वाले वर्जन से। इसकी सीट थोड़ी सी लंबी और आपको देखने को मिलती है। आप आराम से इसके ऊपर बैठ सकते हैं, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। जब आप इसे चला रहे होंगे तो आपके साथ जैसे प्रीवियस जनरेशन में एक छोटी सी समस्या आती थी, तो आपको एक तो ये हैंड रूम और साथ साथ लेग रूम थोड़ा सा कम देखने को मिलता था, और साथ ही जब आप चलाते थे उसकी सीट जो है थोड़ी सी स्लाइडिंग थी, तो आप नीचे की तरफ फिसलते रहते थे। लेकिन इसके अंदर उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से जो है इन्होंने मैनेज किया हुआ है। एंड यहाँ पर इसके अंदर और प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस काफ़ी सारे मिल जाते हैं। एक आपको फ्रंट में मिल जाता है, इसका बूट भी काफ़ी बड़ा है जिसके अंदर काफ़ी सारा सामान जो है ईजिली आ जाने वाला है। और साथ ही यहाँ पर आपको इसके अंदर एक चार्जर भी मिल जाने वाला है। वैसे मैं इसकी वेरिएंट्स के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करने वाला। वैसे इसके अंदर 4 वेरिएंट्स आते हैं। ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है जिसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाते हैं। अब वेरिएंट से हटते हैं, अब यहाँ पे आते हैं इसके स्पेस के बारे में बात करते हैं। तो मिड में जो यहाँ पर स्पेस मिलता है वो आपको अच्छा खासा मिल जाता है। एक प्रॉपर आप अगर बात करें कि बड़ा लगेज भी इसके अंदर आप आराम से रख सकते हैं। सिलेंडर आएगा नहीं आएगा वो मेरे को इसके अंदर आइडिया नहीं लग पा रहा है। समटाइम्स लगता है कि आ जाएगा या फिर समटाइम्स लगता है कि नहीं आ पाएगा, तो इसके अंदर वो चीज़ एक बार देखनी होगी। साथ ही साथ इसके अंदर ऑटो कैंसिलिंग टर्न इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। अगर उसे गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो गाड़ी में ऐसा होता है कि जब भी जैसी स्टीयरिंग सीधा हो जाता है ऑटोमेटिकली टर्न इंडिकेटर ऑफ हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर वैसा नहीं है। इसके अंदर आप चाहे तो उसे ऑन करके पूरा टर्न भी कर लेंगे, उसके बाद बंद नहीं होंगे। उसके अंदर एक टाइमिंग दे रखी है कि 18 से 20 सेकेंड के आसपास वो जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। साथ ही स्क्रीन में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है और इसके अर्गोनॉमिक्स ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी अच्छे आपको स्कूटर से अब जो है मिल जाने वाले हैं। अब इसके रियर के बारे में बात करें तो रियर में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं, एक इंप्रूव्ड और एक नया डिज़ाइन देखने को मिलता है। और साथ ही इसकी एक और प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में बात करूँ, पहले इसका फ्यूल टैंक जो है पीछे की साइड आता था, लेकिन अब जो है इसका फ्यूल टैंक आपको फ्रंट में मिल जाता है। तो मतलब अब आपको पेट्रोल पंप से उतनी ज़्यादा समस्या नहीं होगी, आप अपनी आंखों के सामने इसमें जो है पेट्रोल भी भरवा सकते हैं। सो अभी बात करते हैं कि मेरी ऑब्जर्वेशन इसको राइड करके कैसी रही, क्या क्या चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी। सबसे पहले इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। 110 सीसी का इंजन आता है इसके अंदर, जो कि आपको थोड़ा सा पहले जैसा ही फील होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास ऑलरेडी सेकंड जनरेशन है, तो जब भी मैं उसको स्टार्ट करता हूं और एक्सेलरेट करता हूं तो ऑलरेडी ऐसा लगता है कि 2 जने बैठे हैं, इंजन थोड़ा सा लोड ले रहा है। सेम चीज़ मुझे इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड होती हुई नज़र आती है, मतलब फील होती है। जब भी मैं इसको एक्सेलरेट करता हूँ तो ऐसा लगता है इसके ऊपर ऑलरेडी एक और बंदा बैठा हुआ है और इंजन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा लोड लग रहा है। इंजन अपना काम बखूबी करता हुआ नज़र आता है इन द सिटी कंडीशन। आप इसे जैसे ही स्टार्ट करके चलाना शुरू करते हैं 20 की स्पीड तक जाते जाते नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल, और आप इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर/आवर तक की जो है अचीव कर सकते हैं। एंड उसके बाद इसके ब्रेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉप एंड वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है, बाकी सारे वेरिएंट्स में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलने वाले हैं। और इस वाली वेरिएंट में अगर मैं बात करूँ इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में तो इसके अंदर ABS वगैरह जो है नहीं मिला है, तो उसकी वजह से मुझे उसकी कमी काफ़ी ज़्यादा फील हुई। जब भी मैंने पैनिक ब्रेकिंग किया स्कूटर के साथ तो मैं 2-3 बार 4 बार जो है गिरने से बाल जो है बचा। फिर इसके सस्पेंशन के बारे में बात करूँ, सस्पेंशन इसमें काम अपना बखूबी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम से चला रहा हूँ तो इसमें जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्रंट में इसके सस्पेंशन के पास से थोड़ी आवाज़ आना शुरू हो गई किसी प्लास्टिक मटेरियल के बजने की। तो ये तो कुछ सस्पेंशन को लेके ऑब्जर्वेशन रही। बाकी अर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं इस गाड़ी
गाड़ी के। सीट की कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कुशनिंग आपको जल्दी से परेशान नहीं करने वाली है, जल्दी से थकाने वाली नहीं है। बाकी मनूवरेबिलिटी के बारे में बात करें तो मनूवर ये स्कूटर आराम से होता हुआ आपको नज़र आता है और इसकी रोड प्रेजेंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस स्कूटर से जो है मिल जाने वाली है। तो ये सारी थी मेरी ऑब्जर्वेशन इस स्कूटर के बारे में, राइडिंग को लेकर या फिर ओवरऑल फीचर को लेकर। अब मुझे जो लगता है कि इसके अंदर इंप्रूव किया जाना चाहिए, मैंने 2 चीज़ ऑलरेडी मेंशन कर दी है, जैसे इसके इंजन की पावर वगैरह और साथ ही इसके ब्रेक्स में जो है ABS जो है होना चाहिए। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और लगता है मुझे जो इसके अंदर इंप्रूव की जानी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये लोग थोड़ा सा जो है इसको पेस्ट करना ठीक से भूल गए हैं, काफ़ी ज़्यादा ढीला ये पैनल जो है यहाँ पर नज़र आता है। एंड उसके साथ ही इसके जो ब्रेक्स हैं, इसका जो हैंड ब्रेक यहाँ पर दे रखा है, ये बिना हैंड ब्रेक लगाए भी समटाइम्स ऐसा लगता है जब भी मैं इसका पीछे वाला ब्रेक को काफ़ी हार्डली प्रेस कर देता हूँ तो वो काफ़ी देर तक दबा रह जाता है, तो उस कंडीशन में इंजन के ऊपर और ज़्यादा लोड जो है आ जाता है। अब ये इसी यूनिट के साथ है या फिर और भी पर्टिकुलर यूनिट्स के साथ है, वो चीज़ एक बार देखने वाली होगी। जो मुझे इसके अंदर चैलेंजेस फेस हुए वो मैंने आपको जो है ऑब्जर्वेशन में बता दी हैं। बाकी अगर प्राइस के बारे में बात करें तो 74,000 रुपीज़ एक्स शोरूम से इस स्कूटर का प्राइस जो है स्टार्ट हो जाता है। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज की शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव की सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू 18 Hours Swadesh।